वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टिलेशन। एक्चुअली मैं आपको प्यूरिफिकेशन पढ़ा रही थी, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड। ओके, तो आप एक बात बताइए, यही चीज तो मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर दो ऑर्गेनिक लिक्विड्स आपस में मिक्स हों, अगर आप उन्हें सेपरेट करोगे तो एक तरीके से अलग अलग हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। तो बात तो वही है, प्यूरिफिकेशन कह दो या फिर सेपरेशन कह दो। ठीक है, तो मैं लिक्विड्स की बात कर रही थी। आपको याद होगा मैंने आपको सबसे पहले एक मेथड पढ़ाया था जिसका नाम था सिंपल डिस्टिलेशन। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, इस सिंपल डिस्टिलेशन में आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था अगर मैं आपको दो लिक्विड दे दूं ए और बी, किसमें देने हैं? मैंने ध्यान से वीडियो को देखना, राउंड बॉटम फ्लास्क दिया है मैंने आपको। दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, ये आपकी लैब में होता है। ओके, और ए और बी दो लिक्विड है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने आपसे कहा था क्वार्क लगी है और इस क्वार्क में एक जगह होती है जहां से आपको साइड ट्यूब डालनी होती है। ये रही आपकी साइड ट्यूब। ठीक है, ये ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना सकती बट इसको एक बार देखोगे, डायग्राम माइंड में सेट कर लोगे तो ज्यादा याद रहेगा। और यहाँ आपको एक वाटर जैकेट बनानी थी। ठीक है, ये पाइप पूरा कनेक्ट है और ये आपका ना जहां से वाटर आप एंटर कराओगे कोल्ड वाला, उसे आप बोलोगे इनलेट। क्या बोलोगे? इनलेट। ओके, और जहां से आपका हॉट वाटर बाहर आएगा उसे आप बोलोगे क्या? आउटलेट। ओके, मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। यहाँ मैंने आपको एक रिसीवर दे रखा है कॉर्क लगा के, और यहाँ आपका एक लिक्विड आप रिसीव करोगे, दैट विल बी ए सपोज। ओके, ये बेस है जहाँ आपका ये कंटेनर रखा हुआ है। यहाँ आपको क्या करनी है? एक वायर गॉज लगानी है। ओके, दिस इज द वायर गॉज। तो जब आप ये वायर गॉज लगा लोगे यहाँ पर, इसमें यहाँ पर गत्ता सा लगा होता है एक, और इसको आपको यहाँ पर स्टैंड लगाना है और स्टैंड में फिक्स कर लेना है। ओके, देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है? बर्नर लगाया हुआ है, बर्नर जिसको जलाओगे आप। ओके, ये भी एक जगह पर रखा हुआ है एंड दिस इज द स्टैंड। ओके, सब कुछ स्टैंड में कसा है। अब आप मेरी बात सुनिए, इसमें ना एक पतला सा आपको थर्मामीटर भी डालना है। दिस इज थर्मामीटर। ओके, थर्मामीटर आपका टेम्परेचर नोट करेगा। ओके, अब आप देखिए टेम्परेचर नोट करेगा। क्या करेंगे आप? देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन में आपको बता रही हूँ, प्रिंसिपल मैंने आपको कल भी बताया था। क्या प्रिंसिपल पढ़ाया था? कि इसमें हम दो लिक्विड्स लेते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा या तो 30 केल्विन का हो, 30 to 50 केल्विन का कह लो आप, ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन आराम से करा सकते हैं। मैंने क्या बोला? 30 केल्विन टू 50 केल्विन। ठीक, अब ए और बी दुनिया के दो लिक्विड हैं। दुनिया के किसी भी दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं होते, दोनों के डिफरेंट होंगे। डिफरेंस कितने का होगा? 30 to 50 केल्विन का। ओके, यानी एक जल्दी बॉयल होगा और एक देर में। तो आपको इतना तो पता है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, कि यहाँ पर देखिएगा 2 मिनट, कि जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। ठीक है, हम उसको बॉयल कर रहे हैं, उसमें से वेपर बनती है, बहुत सारी वेपर बाहर चली जाती है, जो यहाँ इकट्ठी होती हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद नीचे की तरफ गिरती हैं और यहाँ सरफेस पे एक प्रेशर डालती हैं और उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर होता है स्टार्टिंग में तो कम होता है और धीरे धीरे ये वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक वक्त आता है ये किसके बराबर हो जाता है? 1 एटीएम के। सब लोगों को पता है कि जो जितनी भी अर्थ पे गैसेस हैं अप टू 16 किलोमीटर तक, वो क्या करती हैं? डिफ्यूज होकर इक्वल प्रेशर ही तो अप्लाई करेंगी। यानी कहने का मतलब 16 किलोमीटर की रेंज में, अर्थ से 16 किलोमीटर ऊपर जाइए, जितनी भी गैसें हैं वो सारी की सारी गैसें अर्थ पे एक प्रेशर अप्लाई करती है, उसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। किसके इक्वल होता है? 1 एटीएम के। आप यहाँ थर्मामीटर लगा दो, जैसे ही आप इस लिक्विड को गर्म करोगे, वेपर बनी, कुछ बाहर चली गई, कुछ कोलाइड हुआ, यहाँ इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बाद जब वो सरफेस पे प्रेशर डालेंगी उसे आप वेपर प्रेशर बोलोगे। ठीक है, एक वक्त आएगा, आपको ये भी पता होगा, जितनी स्पीड से वेपर बनेगी उतनी स्पीड से कंडेंस होगी। यहाँ पर एक तरीके से दो रिएक्शंस आकर होंगी, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, दोनों की रेट भी बराबर होगी। और जब दो रिएक्शंस की रेट बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, टेम्परेचर दे रहे होगे तो आप देखना एक वक्त टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा कांस्टेंट हो जाएगा थर्मामीटर में।
और जिस वक्त कांस्टेंट होगा, आप देखना यहाँ पर ये लिक्विड बॉयल हो रहा होगा, और यहाँ पर एक तरीके से आप ना प्रेशर गॉज लगा दीजिए। प्रेशर गॉज क्या होता है, वो प्रेशर को मेजर करता है। कंटेनर को आप सील कर दीजिए, तो क्या होगा, इससे वेपर प्रेशर जो पहले 0 पे रीडिंग थी, बढ़ रहा होगा, ये सुई इधर जा रही है, फिर एक वक्त आएगा 1 atm के बराबर हो जाएगा। जिस वक्त आपका प्रेशर गॉज में वेपर प्रेशर 1 atm की रीडिंग दे रहा होगा, तो आप देखना थर्मामीटर की रीडिंग रुक चुकी होगी, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका होगा, और यहाँ पर ये जो वेपर्स हैं, सॉरी वेपर्स नहीं, ये लिक्विड क्या हो रहा होगा, बॉयल। तो हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे ना कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअली एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड क्या हो रहा होगा, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हो वो बढ़ के किसके इक्वल हो जाए, 1 atm की, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो मेन बात है, अगर कोई जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा तो उसका जल्दी जल्दी वेपर प्रेशर बढ़ेगा और जल्दी जल्दी 1 atm के इक्वल हो जाएगा, तो हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। अब कोई देर से वेपर बनाएगा तो बड़ी धीरे धीरे वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा, तो काफी टेम्परेचर देना पड़ जाएगा। काफी टेम्परेचर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ी देर में आएगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? इस बात को अब आप छोड़ दीजिए। अब आप ना 2 मिनट के लिए यहाँ पर आइए। आप बताइए ए और बी में मैंने आपको क्या बोला। सपोज दैट ए का वेपर प्रेशर हाई है, वेपर प्रेशर हाई है, इसका मतलब ये जल्दी जल्दी वेपर्स बनाएगा। ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा। इसकी वेपर्स यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, ये इकट्ठी होंगी। अब टेम्परेचर चूंकि बढ़ रहा है, मैं लगातार हीट कर रही हूँ, थर्मामीटर की रीडिंग भी बढ़ रही होगी। अब क्या होगा, जब थर्मामीटर की रीडिंग कांस्टेंट हो जाए, आप चेक करिएगा, उस वक्त इसमें से एक लिक्विड बॉयल हो रहा होगा। अब आप कहोगे मैडम हमें कैसे पता लगेगा? आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों उबलते हुए दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में बॉयल होते वक्त केवल ए वेपर्स बना रहा होगा। ये एक ही वेपर्स यहाँ आएंगी, ओके, साइड ट्यूब में, और यहाँ से कोल्ड वाटर डालोगे। जब आप कोल्ड वाटर डालोगे तो साइड ट्यूब में आने वाली जितनी भी वेपर्स हैं उनको टेम्परेचर डाउन मिलेगा आसपास का, तो वो कंडेंस हो जाएंगी, कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। तो क्या होगा कि जितना भी आप कोल्ड वाटर डाल रहे थे वो तो हॉट हो जाएगा ना, वेपर्स की सारी हीट एब्जॉर्ब करके। भाई आप यहाँ से ठंडा पानी डाल रहे हो और ये गर्म वेपर्स आ रही हैं, तो ये ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएंगी, तो सारा जो पानी है वो सारी हीट तो एब्जॉर्ब कर लेगा वेपर्स की, खुद तो कोल्ड से क्या हो जाएगा, हॉट, और बाहर निकल जाएगा, वेपर्स को ठंडा कर देगा, और जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगी और आपका लिक्विड ए यहाँ रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपके थर्मामीटर की रीडिंग फिर से बढ़े, आप समझ जाइए ए पूरा बॉयल हो चुका है। आप स्प्रिट लैम्प को, मतलब लैम्प हटा दीजिए या बर्नर हटा दीजिए, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इधर एक लिक्विड है आपका और दूसरी तरफ दूसरा लिक्विड है। तो देखिए आपने 2 ऑर्गेनिक लिक्विड लिए थे और आपका ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। यही तो मैंने आपको सिंपल डिस्टिलेशन में पढ़ाया था। शर्त यही है कि दोनों लिक्विड की वेपर बनाने की टेंडेंसी, या फिर यहाँ यूं कहें कि बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 32 लेके 50 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, लेकिन अब आप देखिए, मैं सिंपल डिस्टिलेशन की जगह मैंने आपको दोबारा इसलिए पढ़ाया ताकि आपको अगला समझ में आए। मैंने इसकी जगह लिख दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं कुछ भी नहीं करने वाली, आप देखना मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, मैं सिर्फ इतना डायग्राम चेंज करने वाली हूँ। क्या करूंगी मैं इस डायग्राम में, इसको तो ऐसे ही रहने दूंगी। अब की ना मैं ये जो आपका कॉलम ले रही हूँ, ये काफी लंबा कॉलम ले रही हूँ, काफी लंबा आप ले लीजिए। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे सपोज दैट आपने इतना लंबा कॉलम ले लिया। ओके, दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क। अगेन आपको लेने ए और बी हैं। अगेन आपको यहाँ पर क्या लगानी है, वायर गॉज, और अगेन आपको यहाँ पर क्या लगाना है, बर्नर। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आपको क्या करना है, एक बार साथ के कॉन्सेप्ट समझने हैं कि हमने ये वाला क्यों कराया और ये वाला कब कराते हैं। ठीक है, और ये आपका स्टैंड लगा हुआ है। ओके, ये आपका स्टैंड लगा हुआ है। ओके, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, अब ना ये वाले कॉलम को मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इस कॉलम को देखो मैंने ऐसा बनाया। व्हाट टाइप ऑफ कॉलम इज दिस, इसके बारे में आपको ना ये बात याद रखनी है। आप कॉलम, ऐसा कई तरीके के कॉलम आते हैं, मैंने कॉलम अच्छा नहीं बना पाया, बस समझ लीजिए मैंने इसकी गर्दन बहुत लंबी कर दी राउंड बॉटम फ्लास्क की। ठीक है, कई तरीके के आते हैं, आप इनको ऐसा भी बना सकते हो बल्ब की तरह, ऐसे 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 ऐसे। ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, आप जानते हो इतना लंबा कॉलम करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और हमने ये वाला मेथड क्यों चूज किया है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस मेथड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे दोनों ऑर्गेनिक लिक्विड्स में ओनली 10 केल्विन का डिफरेंस हो। ओके, तो 10 केल्विन का डिफरेंस बहुत कम है। इसका मतलब हुआ ए जब वेपर बनाएगा ना, तो श्योरिटी नहीं है कि खाली ए ही बना रहा है। सपोज दैट ए की वेपर बनाने की टेंडेंसी है बहुत ज्यादा उस वक्त, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो आप जब टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो थोड़ी बहुत तो यार बी की वेपर्स भी जाएंगी।
तो एक काम करते हैं ना, इस कॉलम को लंबा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा, वो तो निकल ही जाएगा। जिसकी स्पीड ज्यादा वो तो लंबा पाथ भी कवर कर लेगा, और जिसकी उसके साथ स्पीड में थोड़ा सा कम डिफरेंस है, वो क्या होगा, बी थोड़ा सा कम वेपर बनाता है। लेकिन अगर मैं कॉलम छोटा रखूंगी तो वो पास आउट हो जाएगा। मैं कॉलम लंबा कर दूंगी तो बी की वेपर्स काफी हद तक ऊपर जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगी उस टेम्परेचर पे, तो किधर हो जाएंगी, बैक हो जाएंगी। ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है तो हम कौन सा वाला डिस्टिलेशन यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अभी मैं आपको 2 मिनट के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप लकड़ी को ले लें, वुड को, ठीक है, वुड का डिस्ट्रक्टिव, वुड के अंदर एक एसिड होता है, मतलब डिस्टिलेशन अगर आप कराएं उस लकड़ी को मतलब किसी उसमें कंटेनर में बंद करके और खूब तेज गर्म करवाएं, तो उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो भी आपको लिक्विड मिलेगा, उस लिक्विड का नाम जो होता है वो पायरोलिग्नियस एसिड होता है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इस पायरोलिग्नियस एसिड के अंदर 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो होता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और एक होता है एसीटोन, CH3COCH3। और याद रखिएगा इन दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर में केवल 10 केल्विन का डिफरेंस होता है, 10 केल्विन का। ठीक है, शायद मैं कल मेरे मुंह से गलत निकल गया होगा डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन आपको यूज करना है। अब देखिए टेम्परेचर कम है, तो जब टेम्परेचर कम, डिफरेंस कैसा है, कम, तो क्या होगा कि जब एक ही वेपर्स बनेगी तो बी भी थोड़ी बहुत बना लेगा। फिर तो हमें पता चला इधर इम्प्योर ही मिल जाएगा, तो हमें इम्प्योर नहीं चाहिए, तो हमने ना कॉलम बड़ा कर दिया। मैथड सेम है, स्पिट लैम्प से गर्म करो, थर्मामीटर डाल दो। ओके, जब टेम्परेचर आप दोगे तो धीरे धीरे थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ेगी, एक वक्त टाइप कांस्टेंट हो जाएगी। उस वक्त आप देखना इसमें से ए तो डेफिनेटली उबल रहा होगा, वेपर बना रहा होगा धड़ाधड़, तो वेपर तो ऊपर पहुंचेंगी, और यहाँ आप कोल्ड पानी डालोगे, हॉट पानी निकल जाएगा, वेपर कंडेंस होकर रिसीव हो जाएगा। अब आप कहोगे मैडम बी क्यों नहीं आया, देखिए बी की भी स्पीड लगभग उतनी थी, थोड़ी सी तो कम थी, लेकिन आप देखिए मुझे पता है बी ए के कंपैरेटिव थोड़ा वीक है, तो अगर मैं ये रास्ता लंबा कर दूंगी तो बी जाएगा, बट ए की वेपर्स में ज्यादा पावर है, तो वो जब ए की वेपर से जब बी की पावर जाएंगी तो बी की पावर में तो इतनी स्पीड है नहीं, तो ए की वेपर क्या करेंगी, स्पीड से जाते वक्त बी को इधर उधर इधर उधर इधर उधर धक्का मारती जाएंगी। और आपको मालूम है कि ये साइडें जो हैं थोड़ी सी एज कम्पेयर टू सेंट्रल पार्ट ठंडी होंगी, ठंडी होने का मतलब वहां इतना टेम्परेचर नहीं होगा, तो क्या होगा फाइनली कि टेम्परेचर जो होगा साइडों में ज्यादा होने की वजह से, कम होने की वजह से बी वापस कोलाइड करके कंडेंस होके बैक हो जाएगी। ओके, सो यू विल गेट क्या, ए, ओनली ए की वेपर्स पहुंचेंगी और आपको यहाँ पर ए रिसीव हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका हो गया, पॉज 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 पॉज। तो देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि हमने सिर्फ ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम क्यों दिया है, एक्चुअली दिस कॉलम, ये जो आपको मैंने कॉलम दिया है ना, दिस इज फ्रैक्शनेटिंग। आप देखिए पूरा सीधा एक कॉलम नहीं है, फ्रैक्शंस में डिवाइड है। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और कॉलम लंबा इसीलिए बनाया है ताकि ए और बी, जैसे आप मुझे एक बात बताइए, मुझे पता हो कि ए और बी, माने आप ऐसे समझ लीजिए दोनों कॉम्पिटिटर है, और मुझे पता है कि ए तेज है, ये 100 मार्क्स ले आएगा। ओके, और मुझे पता है कि ये 98 ला सकता है, मे भी ये थोड़ा बहुत दखल अंदाजी करे, हो सकता है ये भी 100 ले आए, तो मैं काम करूंगी, मैं पेपर लंबा और टफ कर दूंगी। मैंने देखो रास्ता थोड़ा सा टफ कर दिया बी के लिए, मुझे पता है बी थोड़ा सा वीक है, अगर मैं रास्ता टफ कर दूंगी या पेपर टफ कर दूंगी, मुझे पता है बी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए क्या है, ए तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ए तो टफ पेपर भी निकाल जाएगा। ओके, लेकिन बी जो है वो काफी आगे तक जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वो डाउन हो जाएगा। डाउन होने का मतलब उसके मार्क्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ए बी से सेपरेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इस कॉलम को फ्रैक्शनल कॉलम इसलिए बनाया ताकि हम बी की स्पीड को रिटार्ड कर सकें। ओके, तो ये था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड आपको पढ़ना है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, देखिए मैं यहां पर भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं करने वाली हूं। आप देखिए डायग्राम चेंज करूंगी, क्या क्या चेंज करने वाली हूं कि सबसे पहले ये जो रिसीवर है ना, यानी कि इस जगह पर मैं क्या लगाने वाली हूँ, वैक्यूम पंप लगा लो, यहां लगा लो, चाहे कहीं भी लगा लो, यहां पर लगा लो। आप एक काम करो, यहाँ क्या लगा लो, वैक्यूम पंप, इस जगह पर एक पोर्ट मतलब कि एक नॉब दे दो, वैक्यूम पंप। ठीक है, और इसके ऊपर आप जो है ना वो लगा लो मैनोमीटर। क्या लगा लो, मैनोमीटर, ऐसे साइड में लगा लो चाहे तो। अगर आप मैनोमीटर लगाते हो तो कुछ इस तरीके से होता है वो, यहाँ आपने मैनोमीटर लगा लिया। ठीक है, मैनोमीटर क्या करता है, आपका प्रेशर मेजर करेगा पूरे एपरेटस का। अब आप देखिए
मैं इसको फिर से छोटा कर रही हूँ क्योंकि अब इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप, इसको वापस आप ऐसे कर लो, छोटी गर्दन वाला, और ये रहा आपका राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, इस बार मैंने ये दो चीजें एक्स्ट्रा लगाई, वैक्यूम पंप और मैनोमीटर। अगेन वी हैव टू लिक्विड्स, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप वही करेंगे, क्या, वायर बॉल्स लगाएंगे, और यहाँ पर आप वही अपनी स्प्रिट लैंप लगाएंगे। ओके, और अब देखिए ये आपका रहा स्टैंड। तो ये वाला मेथड हम कब यूज करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। प्रेशर को रिड्यूस क्यों करवा रहे हैं, आपको पता है, 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुनिएगा। आपने कभी ग्लिसरॉल की बात सुनी होगी। ग्लिसरॉल जो होता है ना, इसकी खास बात होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 563 केल्विन होता है। और जैसे ही अगर मान लीजिए इसमें कोई भी इम्प्योरिटी पड़ी हुई है, या मान लीजिए हमें इसको डिस्टिल ऑफ करना है, माने कि डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें मिक्स हों और आपको अलग अलग बॉईल करके चीजों को निकालना हो। तो मान लो सपोज ग्लिसरॉल किसी के साथ मिक्स है, मुझे ग्लिसरॉल को वहां से निकालना है, तो क्या होगा कि ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, लेकिन इसकी खास बात है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो आप जानते हैं ये हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड हो गया एक तरीके से। देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, ठीक है, और बहुत जल्दी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज भी हो रहा है। तो हम ना एक काम करते हैं, हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कम करवा लेते हैं। कुछ ऐसा करेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। अब इतने टेम्परेचर पे तो टूट जाता है ना, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम करवा लूं बॉइलिंग, तो ये टूटेगा भी नहीं, और मुझे जो है साबुत, माने कि कहने का मतलब प्योर, यानी कि अनडिसोसिएटेड ग्लिसरॉल मिल जाएगा। ठीक, अब फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ दो लिक्विड है, ए और बी। यहाँ से समझ लीजिए ग्लिसरॉल के साथ इम्प्योरिटी है, ओके, दिस इज ग्लिसरॉल, और अब साथ में कुछ भी है, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सब कुछ प्रोसीजर बिल्कुल वही है बेटा, वही थर्मामीटर, वही सब कुछ, वही इनलेट आउटलेट, और वही आपका रिसीवर। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ वैक्यूम पंप लगाया। क्या पढ़ा था आपने, आपने ये पढ़ा था जब भी कोई लिक्विड हम गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो उसकी वेपर्स कोलाइड करके यहाँ एक प्रेशर डालती हैं, और जब वो वेपर प्रेशर हमारे बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड बॉयल हो जाता है। क्यों ना, हम इस एपरेटस को पूरा सील कर चुके हैं, पूरा सील है, बंद है, कहीं से कोई रास्ता नहीं है एयर के आने का। ये सब कुछ रिसीवर वगैरह ये जो आपके हैं सब बंद है, सील्ड है, मतलब ये पोर्ट लगा है और यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि पूरा बंद है। ओके, तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाइए। अब वैक्यूम पंप लगाओगे तो अंदर से एयर खींच लेगा, और जब वो एयर खींच लेगा तो प्रेशर 180 तो रह ही नहीं जाएगा। प्रेशर सपोज दैट बहुत कम रह गया, मान लीजिए 2 मिनट के लिए 0.5 एटीएम। ये मैंने ऐसा बोला है, हालांकि आपको पता है 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 mmHg होता है, और आपको वैक्यूम पंप से प्रेशर इतना खींच लेना है, इतना खींच लेना है कि आपको केवल 10 to 20 mmHg रखना है। आप खुद निकाल लीजिए कितना डाउन प्रेशर कर दिया होगा भाई। 760 mmHg एक एटीएम के बराबर होता है। हमने वैक्यूम पंप से सारी एयर निकाल के अंदर का प्रेशर कितना डेवलप कर देना है, 10 to 20 mmHg, राइट। इससे जानते हैं क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ये था ना इसमें, और जो अभी बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है, कम से कम 100 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिग्री का, 100 डिग्री का। ओके, वही ग्लिसरॉल जो आपका 1 एटीएम पर इतने पर बॉयल होता था, वो आपका किस पे, 453 केल्विन पर बॉयल होगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या किया, वैक्यूम पंप ऑन किया, सारी एयर खींच लेगा आसपास की, मैनोमीटर से मेजर करते जाओ। जैसे ही मैनोमीटर में रीडिंग 10 to 20 mg की आए, वैक्यूम पंप रोक दो, रोक दिया। अब इसको गर्म करना शुरू कर, गर्म तो हो ही रहता, वेपर्स बन रही होंगी। अब यहाँ पर वेपर्स जब बनेंगी तो वेपर प्रेशर डेवलप होगा ना, कोलाइड करेंगी, सरफेस पे प्रेशर डालेंगी, ठीक है, तो वेपर प्रेशर डेवलप होगा। अब उस वेपर प्रेशर को ना 118 के बराबर नहीं होना है, माने कि 760 mmHg के बराबर नहीं होना है। सोचो अब उस वेपर प्रेशर को सिर्फ 10 से 20 mmHg तक होना है, और 10 से 20 mmHg तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सोचिए 563 पर होता था अगर 118 प्रेशर रखते थे, और ब्रेक भी हो जाता था। अब ना क्या होगा कि जब आप गर्म करोगे, थर्मामीटर की रीडिंग नोट करना, 553 केल्विन जैसे ही टेम्परेचर आएगा, ठीक है, और मैनोमीटर में आपका प्रेशर कितना फिक्स है, 10 to 20 mmHg की रीडिंग आ रही है। mmHg इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर की यूनिट इतनी आ रही है, और आप देखना थर्मामीटर में जो है टेम्परेचर इतना जैसे ही आएगा लिक्विड बॉयल हो रहा होगा। कौन, ग्लिसरॉल। अब बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं पहुंचा, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल हो रहा है, तो डिकम्पोज भी नहीं होगा। क्या होगा, इसको आप रिसीव करेंगे, यहाँ छोड़ेंगे, कोल्ड वाटर डालेंगे, हॉट वाटर निकलेगा, और आपका ग्लिसरॉल यहाँ पे आपको बिल्कुल अनडिसोसिएटेड प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर डिस्टिलेशन तो हुआ,
लेकिन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर हमने प्रेशर को रिड्यूस करवा दिया, जिससे ये टूटा भी नहीं और कम टेम्परेचर पे बॉयल हो गया, हमें ज्यादा हीट भी नहीं देनी पड़ी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। समझ आ गया आपको?